हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट वीपी सर में। आज हम आपके लिए हिंदी का तीसरा चैप्टर समास की क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमने हिंदी के 2 अध्याय पूरे कर चुके हैं। सबसे पहला वर्णमाला, दूसरा टॉपिक संधि विच्छेद। हिंदी वर्णमाला की मैराथन क्लास भी हो चुकी है। सेम इसी प्रकार संधि विच्छेद की भी मैराथन क्लास जल्दी ही होगी। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। समास। जिस प्रकार हमने संधि को पढ़ा था कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, उसी प्रकार समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। अब बात आती है, जैसे हमने संधि का शाब्दिक अर्थ पढ़ा था मेल होता है, उसी प्रकार हमने समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। हमने संधि की परिभाषा पढ़ी थी कि 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। वहां क्या होता था, 2 वर्णों का मेल होता था। सेम उसी प्रकार मेल तो यहां भी होता है, किंतु यहां 2 शब्दों का मेल होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यदि हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब बात आती है जैसे समास है। समास में क्या होता है, समास में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ पद होते हैं। जैसे सबसे पहला है समस्त पद या सामाजिक पद, सामासिक पद। क्या होता है समस्त पद या सामासिक पद? यहां क्या होता है, पहला पद और दूसरा पद, यानी कि समास के नियमों से निर्मित शब्द को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजी और होती है जिससे बोलते हैं समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, जो समस्त पद या सामासिक पद होता है, सामासिक पद का स्पष्ट वर्णन क्या कहलाता है, समास विग्रह व्यास कहलाता है। सामासिक शब्द का स्पष्ट रूप से वर्णन समास विग्रह या व्यास कहलाता है। ठीक है, तो बात आती है कि इसमें 2 टर्मिनोलॉजी होती है, एक समस्त पद या सामासिक पद, दूसरा होता समास विग्रह। जैसे संधि में मैंने बताया था कि संधि में कुल 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जैसे पहला एक कोई शब्द दिया हुआ होता है उसका संधि विच्छेद करवाने के लिए या उससे संधि का नाम पूछने के लिए, और तीसरा दो शब्द दिए हुए होते थे उनकी संधि करने के लिए पूछा जाता था। किंतु जब समास से क्वेश्चन, समास से परीक्षा में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक, आपको कोई एक समस्त पद दिया हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। दूसरा, एक समस्त पद दिया हुआ होता है उसका विग्रह करवाया जाता है। तो समास के चैप्टर से कुल दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात चर्चा करते हैं कि समास के भेद। जैसे समास में आपने क्या देखा, समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद, समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5, द्वंद्व समास। नंबर 6, बहुव्रीहि समास। मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययीभाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5, द्वंद्व समास। और नंबर 6, बहुव्रीहि समास। अब बात आती है तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास के पुनः 6 भेद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। नंबर 2, करण तत्पुरुष। नंबर 3, संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 4, अपादान तत्पुरुष। नंबर 5, संबंध तत्पुरुष। और नंबर 6, अधिकरण। तत्पुरुष। सबसे पहले हमने जाना कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। फिर पुनः हमने जाना तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष से कभी कभी द्वितीया तत्पुरुष भी कहते हैं, इसे तृतीया तत्पुरुष कहते हैं, इसे चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं, इसे पंचमी तत्पुरुष कहते हैं, इसे षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं और इसे सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। अब बात आती है हम कैसे पहचानेंगे, आपको कोई दिया हुआ शब्द है तो उसमें कौन सा समास है। एक चीज और होती है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे आपने देखा था, हमने आपको संधि में बताया था क्या होता था कि एक तो होता था पूरक पद और दूसरा होता था उत्तर पद।
हमने बताया था मेल। मेल किसका होता था? दो वर्णों का होता था, एक पूरब वर्ण और दूसरा परवर्ण। उसी प्रकार से यहां भी क्या होता है? मेल ही होता है। और मेल किसका होता है? दो शब्दों का मेल होता है। क्योंकि यहां पर एक पूरब पद होता है और पद दो प्रकार के होते हैं। पद यहां कितने? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पूरब पद और नंबर दो उत्तर पद। पद दो प्रकार के होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, इसे उत्तर पद बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है? कुछ समास में क्या होता है? पूरब पद प्रधान होता है और कुछ समासों में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। कैसे करते हैं? क्या है? नंबर एक, पूरब पद प्रधान हो। पूरब पद प्रधान। नंबर दो, उत्तर पद प्रधान। नंबर तीन, दोनों पद प्रधान। नंबर चार, दोनों पद अप्रधान। बात आती है, कभी कभी परीक्षा में परिभाषा देकर क्वेश्चन पूछ लेता है। आपसे पूछा जाएगा कि जिस समास का पूरब पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है, या जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है, या जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है, या जिस पद का कोई पद प्रधान ना होकर अन्य पद या अन्य तीसरा अर्थ प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। तो समझिए, जिस समास का पूरब पद प्रधान होता है वह केवल अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूरब पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। और जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो यहां तीन समास ऐसे होते हैं जिनके उत्तर पद प्रधान होते हैं। तो अगर विकल्प में उन तीन में से कोई दो दिए हुए हों तो सबसे पहले वरीयता हम तत्पुरुष समास को देंगे। तत्पुरुष समास। दूसरे नंबर पर वरीयता हम कर्मधारय को देंगे, कर्मधारय समास। और तीसरे नंबर पर वरीयता हम द्विगु समास को देंगे। तीसरे नंबर पर वरीयता हम द्विगु समास को देंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। और जिस समास का कोई पद प्रधान ना होकर एक अन्य पद या तीसरा अर्थ प्रधान होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है? कोई तीसरा अर्थ, कोई तीसरा पद कह लो या अर्थ कह लो, तीसरा पद प्रधान होता है। तो आपने क्या सीखा कि जिस समास का पूरब पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है, और जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह तीन समास होते हैं। सबसे पहली वरीयता दी जाती है तत्पुरुष समास के लिए, द्वितीय वरीयता दी जाती है कर्मधारय समास के लिए, और तृतीय वरीयता द्विगु समास के लिए। और जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। जिस समास का कोई पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। अब बात आती है कि हम कैसे जान, इनमें कर्मधारय में और द्विगु में कुछ एक बात और होती है, इसे विशेष विशेषण वाला समास या उपमेय उपमान वाला समास भी कहते हैं। इसके लिए क्या होता है? जिस समास का पूरब पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान होता है तो वह द्विगु समास होता है। किंतु जब आए क्वेश्चन की जिस समास का
केवल उत्तर पर प्रधान होता है वह समास को, तो वह हमेशा तत्पुरुष समास पर ही टिक करेंगे। कुछ बात और है, जैसे तत्पुरुष समास हमने बताया कि तत्पुरुष समास के खुद 6 भेद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो इनके लिए, इनकी पहचान के लिए क्या होता है, हमें जो कारक चिन्ह हमने बताए हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, तो इनकी हमें क्या होना चाहिए? विभक्ति चिन्ह याद होना चाहिए। तो उसके लिए हम लिख रहे हैं विभक्ति या कारक, और इधर लिखेंगे हम चिन्ह। सबसे पहला हमने बताया था कर्म, कर्म तत्पुरुष कह दीजिए। इसके बाद करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब बात आती है कि इनके चिन्ह क्या होते हैं। कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह, विभक्ति चिन्ह होता है, वो को होता है। कर्ण का होता है से या द्वारा। इसी प्रकार से संप्रदान का होता है के लिए, संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह होता है के लिए। अपादान का होता है से। अब बात आती है कि आपने देखो से तो पढ़ा कर्ण तत्पुरुष का और से पढ़ा अपादान तत्पुरुष का। अपादान तत्पुरुष का जो से चिन्ह होता है वह अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे कोई कहे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो क्या है, पत्ते क्या हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो अगर जब कहीं से जो अर्थ है अलग होने के अर्थ में हो तो अपादान तत्पुरुष होगा। अलगाव की स्थिति में जो से चिन्ह होता है वह अपादान तत्पुरुष का होता है। इसमें संबंध में क्या होता है, का, की और के। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, में या पर। अब बात करते हैं कि हम कैसे कोई समास, समस्त पद दिया हुआ होता है या सामासिक शब्द दिया हुआ होता है, हम कैसे पहचानेंगे इसमें अव्ययभाव समास है या तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है या बहुवचन समास है, इसकी चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसकी जो परिभाषा से क्वेश्चन बन सकता है तो क्या होता है इसमें, पूरब पद। इसमें पूरब पद क्या होता है, अव्यय या प्रधान। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिस समास का पूरब पद अव्यय और प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब बात आती है इसकी पहचान क्या होती है। पहचान के लिए क्या होता है, पूरब पद में कुछ शब्द दिए होते हैं। पूरब पद में अनु, आ, भर, प्रति, पिरा, उप, नी, वे, यथा, अनु, आ, भर, प्रति, प्रा, उप, नी, वे, यथा, दोहरा। इस
ऐसे शब्द, अव्यय शब्द कह सकते हैं, इन्हें उपसर्ग भी कह सकते हैं, इन शब्दों को उपसर्ग भी कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। इसीलिए परिभाषा में कहा जाता है कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होता है? जिस ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह अव्यय कहलाते हैं। तो आपका अनु, आ, भर, प्रति, प्रा, उप, इन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण देखिए, प्रतिदिन। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आपने क्या देखा? इस समास के शुरू में जो पहला पद है वह क्या है? प्रति लगा हुआ है। और होता है जिसमें प्रति लगा हुआ होता है वह कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक, भरपेट, यथाशक्ति, निडर, बेशक, हाथों हाथ। हमने बताया था दोहराव। दोहराव का मतलब एक ही शब्द दो बार दिया हुआ हो तब भी हम क्या बताएंगे कि वह कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास होता है। अब दूसरे समास की बात करते हैं, कर्मधारय की। तत्पुरुष को हम सबसे बाद में पढ़ेंगे। दूसरा समास है कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें जो पूरब पद होता है और उत्तर पद, इसका जो पूरब पद होता है वह क्या होता है? पूरब पद विशेषण होता है या उपमेय होता है। और हमने तुम्हें क्या बताया था कि उत्तर पद तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास का जो उत्तर पद होता है वह हमेशा प्रधान होता है। तो सबसे पहली बात, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और क्या हो सकता है? विशेष हो सकता है या उपमान। तो अब बात आती है, आपसे कहा जाए कि विशेष विशेषण यानी पूरब पद विशेषण और उत्तर पद विशेष विशेषण वाले समास को क्या कहते हैं? तो हम बोलेंगे कर्मधारय समास कहते हैं। या बोला जाए कि उपमेय उपमान वाले समास को क्या कहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। या बोले जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और विकल्प में आपका तत्पुरुष ना दिया हुआ हो तो हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। अब बात आती है इसकी पहचान। इसमें पहचान क्या होती है? सबसे पहली पहचान तो यही होती है कि जो आपको समस्त पद दिया हुआ होता है उसमें पहला पद जो है उत्तर पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है। इसीलिए पहला पद विशेषण कहलाता है और उत्तर पद विशेष कहलाता है। जैसे काली गाय, सफेद गाय, ठीक है। इसी प्रकार से कहा नीलकंठ। तो जो कंठ की विशेषता क्या है? नीला। काली गाय, गाय की विशेषता क्या है? काली। तो यहां पर क्या समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। एक इसके अतिरिक्त एक शब्द दिया हुआ होता है महा। महा शब्द दिया हुआ होता है शुरू में, और इस महा का जब हम विग्रह करते हैं तो महा का अर्थ क्या निकले? महा शब्द का अर्थ क्या होता है? जो। जब महा शब्द का अर्थ जो निकले तो वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण, महादेव, महादेव। अब आपको परीक्षा में क्वेश्चन दे दिया जाए कि महादेव में कौन सा समास है, तो आपने क्या देखा है? शुरू में क्या शब्द है? महा। और हमने बताया जब शुरुआत में महा शब्द दिया हुआ हो तो भाई कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अब बात आती है कि इसका विग्रह कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे महा। महा का मतलब महान है जो देव, महान है जो देव। ऐसे हम बोलते हैं महात्मा, महान है जो आत्मा। आपको महाशब्द दिया हुआ तो हम पहचान सकते हैं कि
कर्मधारय समास है। और इनका विग्रह करने के लिए तब भी हम विग्रह कर सकते हैं, जैसे अधपका, आधा है जो पका, आधा है जो पका। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो कर्मधारय समास में उदाहरण में आ सकते हैं। जब हम इसकी मैराथन क्लास कराएंगे तो सारे कंपटीटिव एग्जाम या किसी ना किसी वनडे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, जैसा कि हम वर्णमाला में लेकर आए थे। इससे पहले हम संधि विच्छेद, जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उसकी मैराथन जल्द ही लेकर आएंगे। कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तीसरा समास है द्विगु समास। तीसरा समास है द्विगु समास। इसमें क्या होता है, पूरब पद और उत्तर पद। हमने बताया था कि द्विगु समास का पूरब पद कैसा होता है, संख्यावाची। पूरब पद क्या होता है, संख्यावाची। और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब बात परिभाषा पूछी जाती है, परिभाषित करके क्वेश्चन आता है कि जिस समास का पूरब पद संख्यावाची तथा उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है, तो वह कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे सप्ताह, पंचवटी, शताब्दी, त्राहा, चौराहा, पंचपात्र। अब बात आती है, देखो यहां सब में क्या है, पूरब पद संख्यावाची है। यहां देखिए सप्त, इस सप्त का मतलब क्या है, 7। पंच का मतलब क्या है, 5। सत का मतलब 100। तिर का मतलब 3। चौ का मतलब 4 और पंच का मतलब 5। इसमें हर शब्द में क्या है, पूरब पद कैसा होता है, संख्यावाची होता है। और जब पूरब पद संख्यावाची होता है तो वह कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। अगर बात आती है इनके विग्रह की, तो इनका विग्रह किस प्रकार का, सप्ताह। सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। यदि समूह शब्द ना दिया हुआ हो तो होगा समाहार, 7 दिनों का समाहार या समूह। इसी प्रकार से पंचवटी, 5 बट वृक्षों का समूह। सत का मतलब 100, 100 वर्षों का समूह। इसी प्रकार से त्राहा, त्र माने 3 और राहा माने रास्तों का समूह। जहां 3 रास्ते आकर मिलते हैं वह क्या कहलाता है, त्राहा। 3 राहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। अगला समास आता है द्वंद्व समास। हमने क्या बताया कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जब हमने पदों की प्रधानता के आधार पर बताया था तो बताया था कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। इसकी पहचान क्या है, वह देख लीजिए क्या है पहचान। इसमें जो होता है, दोनों पदों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, ये डैश वाला मतलब योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। और जब विग्रह करते हैं, जब इन पदों का विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह को हटाते हैं और लगा लेते हैं। जैसे
माता पिता। आपने क्या देखा, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। जैसे रात दिन, पाप पुण्य, सुख दुख। कभी कभी क्या होता है, परीक्षाओं में ये योजक चिन्ह ना दिखाकर नहीं दिखाई देता है, फिर भी आप समझिए कि दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान हो तब हमेशा योजक चिन्ह ना दिया हुआ तब भी हम क्या करेंगे, द्वंद्व समासी टिक लगाएंगे। अब इसका विग्रह अगर करवाने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, योजक चिन्ह को हटाएंगे और का चिन्ह लगाएंगे। जैसे माता और पिता, इसमें क्या हो जाएगा, रात और दिन, रात और दिन। इसमें क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य, इसमें सुख और दुख। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, हमने बताया था इस समास में दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, कोई अन्य अर्थ प्रधान होता है। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें कोई पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है, एक तीसरा अर्थ प्रधान होता है। इसकी पहचान, सबसे पहली बात कि यहां जो समस्त पद दिया जाता है वह किसी देवी या देवता का नाम होता है, देवी देवताओं के नाम। दूसरी बात, जो समस्त पद दिया जाता है वह किसी ना किसी शब्द का पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची, इसमें कुछ शब्द भी दिए हुए होते हैं, जैसे पाणी, आनंद। पाणी का मतलब क्या होता है, पाणी का मतलब होता है हाथ, आनंद का मतलब क्या होता है, मुख। इसकी पहचान क्या है, इसमें जो शब्द दिए जाते हैं वह या तो देवी देवताओं के नाम होते हैं या किसी ना किसी शब्द का पर्यायवाची होता है। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाए वज्रपाणी, चक्रपाणी, बीड़ापाणी, शूलपाणी, सरपाणी, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद चतुरानन, पंचानन, षडानन, दशानन, गजानन, लंबोदर, चतुर्भुज। अब बात आती कि इनके विग्रह की, तो विग्रह हम किस प्रकार करेंगे, वज्रपाणी। वज्र का मतलब वज्र है हाथ में जिसके, वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात वज्र किसके हाथ में होता है, इंद्र। तो जो वज्रपाणी है वह इंद्र का ही पर्यायवाची है,
इसी प्रकार से चक्रपाणी, कहने का मतलब चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात चक्र किसके हाथ में? श्री कृष्ण। इसी प्रकार से आपसे बीड़ा पाणी का विग्रह करवाए तो आप सबसे पहले देखिए, आप जहां पाणी दिखाई दे तो एकदम आंसर करेंगे बहुव्रीहि समास, जहां आनंद दिखाई दे तो हम बोलेंगे बहुव्रीहि समास। अब इनके विग्रह की बात आती है, बीड़ा पाणी, तो हम इसका विग्रह कर सकते हैं, बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं शूल, शूल का मतलब त्रिशूल, त्रिशूल है हाथ में जिसके, अर्थात शिव। चतुरानन, चतु माने चार, आनन माने मुख, चार हैं मुख जिसके, अर्थात ऐसे कौन से भगवान हैं जिनके चार मुख होते हैं? ब्रह्मा। इसके बाद आता पंचानन, पंचानन मतलब पांच हैं मुख जिसके, अर्थात पांच मुख किसके होते हैं? हनुमान। इसी प्रकार से षडानन, षडानन मतलब छह, षड माने छह, छह मुख हैं जिसके, अर्थात कार्तिकेय। इसी प्रकार से पूछा दशानन, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। ये इस प्रकार से हम इनका विग्रह कर सकते हैं। जैसे गजानन, गज का मतलब हाथी का मुख है जिसका, अर्थात गणेश। इसी प्रकार से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अब बात आती है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि जो आपको बहुव्रीहि में भी दिए हुए होते हैं, द्विगु समास में भी दिए हुए होते हैं, और क्या नाम कर्मधारय में भी दिए होते हैं। तो ये होते हैं अपवाद। जैसे आपका दशानन है, दशानन का विग्रह अगर हम करेंगे 10 हैं आनंद जिसके, तब यहां पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। और यदि हम कहें 10 आनंद, 10 मुखों का समूह या 10 आननों का समाहार, तो हम कैसे इस प्रकार से विग्रह करेंगे? तो हम बोलेंगे द्विगु समास। किंतु अब हम आपको एक अगली वीडियो में बताएंगे कि कहां पर, जैसे आपको दशानन दिया हुआ और 4 विकल्प दिए हैं, तो हम किस विकल्प को वरीयता देंगे? बहुव्रीहि समास को वरीयता देंगे या द्विगु समास को वरीयता देंगे? इसी प्रकार से पंचवटी है, तो आपसे पूछा जाए, जैसे हमने कर्मधारय में लिखवाया 5 बट वृक्षों, द्विगु समास में लिखवाया है 5 बट वृक्षों का समूह, तो वह कौन सा? द्विगु समास हो गया। लेकिन अगर हम पंचवटी यहां लिखें तो हम कह सकते हैं 5 बट वृक्षों से घिरा हुआ स्थान, अर्थात वह कौन सा स्थान है जहां 5 बट वृक्ष थे? वो कौन था? दंडकारण्य। और इस समास की विशेषता होती है कि जो समस्त पद लिया हुआ होता है वह प्रकृति में अकेला ही होता है। एक इसकी पहचान और है, तीसरी, प्रकृति में अकेला। तो जैसे आपने देखा दंडकारण्य, यानी जो 5 बट वृक्षों से घिरा हुआ स्थान है वो प्रकृति में अकेला है, तो इस हिसाब से पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे कि किस समास में किसको हम वरीयता देंगे, किस समस्त पद में किस समास को वरीयता देंगे। इसके बाद अगला जो समास है वो आपका है तत्पुरुष समास। छठा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझने से पहले, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि देशभक्ति में कौन सा समास है, 4 विकल्प दिए जाएं। नंबर 1 द्विगु समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास,
और नंबर 4 बहुव्रीहि समास। आपको ध्यान से बात ये समझनी है कि जब आपको 4 विकल्प दिए हुए हो और 4 में से एक विकल्प में ही तत्पुरुष समास दिया हुआ हो, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे समझेंगे द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या है? पहला पद संख्यावाची। क्या देशभक्ति में पहला पद संख्यावाची है? नहीं है, तो इसका मतलब द्विगु समास नहीं हो सकता है। कर्मधारय, दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की हमने पहचान बताई थी कि जो उत्तर पद होता है, पूरब पद होता है, उत्तर पद की विशेषता बताता है। क्या देश जो है भक्ति की विशेषता है? नहीं है, ये यहाँ विशेष विशेषण भी नहीं है और ना यहाँ पर महाशब्द दिया हुआ, तो इसका मतलब कर्मधारय समास भी नहीं है। तीसरी बात बहुव्रीहि समास। हमने बताया था बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर तीसरे अर्थ की ओर तीसरा अर्थ देते हैं। तो देश और भक्ति मिलकर क्या कोई तीसरा अर्थ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी नहीं। इसका मतलब जो बचा हुआ है वह तत्पुरुष समास होता है। तो एक तो तत्पुरुष समास को टिक विकल्प परीक्षा में आए तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, किंतु दिक्कत जब आती है इसी में आपको इस प्रकार से विकल्प दिए हुए होते, जैसे पहला विकल्प दे दिया जाता कर्म तत्पुरुष, दूसरा दिया जाता कर्ण तत्पुरुष, तीसरा दिया जाता संप्रदान तत्पुरुष, और चौथा दिया जाता अधिकरण तत्पुरुष। तो समझने वाली बात यह है कि जब आपको चारों ऑप्शन में तत्पुरुष दिया हुआ होता है, तब तो हमें क्या करना पड़ता, देशभक्ति का समास विग्रह करना पड़ता। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। अब आप देखिए यहां पर कौन सा विभक्ति चिन्ह आया है? के लिए। और के लिए विभक्ति चिन्ह किसका होता है? हमने बताया था कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है, कर्ण का विभक्ति चिन्ह से होता है, संप्रदान का के लिए होता है। तो के लिए किसका होता है? संप्रदान का। तो आपका जो आंसर होगा वह संप्रदान तत्पुरुष होगा। इसीलिए जब हम तत्पुरुष समास करेंगे तब तत्पुरुष समास को करने से पहले विभक्ति के चिन्हों को याद होना बहुत जरूरी है। जैसे हम फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं कि कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है, कर्ण का विभक्ति चिन्ह से या द्वारा होता है, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, अपादान का विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन से वह अलगाव की स्थिति में होता है, संबंध का विभक्ति चिन्ह काकी के होता है, और अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। अब इसके उदाहरणों के बारे में समझते हैं। इसमें सबसे पहली बात, इसमें क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, तो वह कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। इसके उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। ग्रामगत, गौशाला, विद्यालय, देशभक्ति। देशभक्ति तो हो गया। कुछ उदाहरणों को मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं। देखिए, जैसे ग्रामगत है, गौशाला है, विद्यालय है, स्वर्गवास है, गृह कट है, रसोई घर है, देश निकाला है, ऋणमुक्त है, राजपुत्र है, गंगा जल है। इनका हम विग्रह कैसे करेंगे और कैसे पहचानेंगे में कौन सा तत्पुरुष है? जैसे ग्रामगत, इसका मतलब क्या हुआ? ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। अब आपने देखा यहां पर कौन सा विभक्ति चिन्ह है? को,
और को विभक्ति चिन्ह किसका होता है? कर्म तत्पुरुष का। तो ग्रामगत में कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष। यहां पर कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष, कर्म। इसके बाद गौशाला, गौ के लिए शाला, शाला का मतलब घर ही होता है, गौ के लिए घर। तो यहां पर के लिए चिन्ह आया, और के लिए चिन्ह किसका होता है? संप्रदान का। तो यहां पर कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, आलय का मतलब भी घर होता है, तो यहां भी तत्पुरुष संप्रदान होगा, संप्रदान। इसके बाद स्वर्गवास, स्वर्गवास का मतलब वो स्वर्ग को प्राप्त, क्या हो गया? स्वर्ग को प्राप्त। तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें? को चिन्ह आया है, और को चिन्ह वाला होता है कर्म, कर्म तत्पुरुष। इसी प्रकार से ग्रह काट, ग्रह का काट मतलब जेब को काटने वाला, काटने। यहां पर को चिन्ह आया, और को चिन्ह किसका होता है? कर्म तत्पुरुष का। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो यहां पर के लिए चिन्ह आया, और के लिए चिन्ह किसका होता है? संप्रदान। तो यहां हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला। अब आपने क्या देखा? से चिन्ह आया, और से चिन्ह जो होता है वह दो समासों का, एक तो कर्ण का होता है, और एक कर्ण का, एक अपादान का। यहां देश से अलग हो रहा है, तो अलग की स्थिति में हमने क्या बताया था? अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। इसी प्रकार ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। यहां भी से चिन्ह है, ऋण से अलग हो रहा है, तो यहां भी अपादान तत्पुरुष ही होगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहां पर का चिन्ह जो है, का चिन्ह किसका होता है? संबंध। तो यहां संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। इसी प्रकार से गंगा जल, गंगा का जल, संबंध तत्पुरुष। यहां भी का चिन्ह आया है। आज आपका समास का टॉपिक कंप्लीट होता है, और जो समास के कुछ अपवाद बचे हुए हैं उसे हम किसी एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बता देंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।